ओके। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग? तो आज हमने पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था 6.4 तक आई थिंक। अभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि हमने दिसंबर पेपर्स में चैप्टर नंबर 5 तक पेपर्स दे दिए, तो हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो हम फिर पीछे से स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन अभी मैं आपको अगले चैप्टर्स कुछ करवाऊंगी। और अगर हमें बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कम से कम 8 चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर कर लें। तो हमने कल इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क पढ़ा था। तो आपने क्या करना है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आपने उन्हें पहली वीडियो देख लेनी है। क्योंकि आगे जो हम प्रिंसिपल डिस्क्राइब करेंगे, जो हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे, उनमें हो सकता है इनका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हुआ हो। कल हमने हमने वर्क इन और सॉरी हीट इन और वर्क आउट को हमने पॉजिटिव क्वांटिटी कहा था। अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो आप लोग देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? व्हेन हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन हीट इज okay when heat is added to a system there is an increase in internal energy। अच्छा, जब आप लोग हीट ऐड करते हैं किसी सिस्टम के अंदर तो क्या होता है कि हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हीट के ऐड करने से मालिक्यूल्स जो है वो फास्टली मूव करने लग जाते हैं। उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द kinetic energy is directly proportional to the square of the velocity, right? तो फिर अब हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमने कल ये कहा था कि हमारे पास जो आइडियल गैस के केसेस हैं, इनमें जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्चुअली क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि आइडियल गैस सिर्फ एक ही एनर्जी कैरी करती है, और वो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो जब हम हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर उसने लिखा भी है कि जब हीट ऐड होगी सिस्टम में तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। टेम्परेचर के राइज करने से मालिक्यूल्स विल मूव फास्टली। मालिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। एन इंक्रीज इन प्रेशर और चेंज इन द स्टेट। तो हो सकता है प्रेशर में भी इंक्रीज आए और हमारे पास स्टेट के अंदर भी इंक्रीज आए। आइडियल गैस जो है वो क्या होगी, हो सकता है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाए, उसकी मालिक्यूल्स तेजी से मूव करने लग जाए, तो हम इसको चेंज ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इफ एट द सेम टाइम अ substance is allowed to do work on its environment। अगर इसी वक्त में सब्सटेंस जो है वो काम करता है बाहर की तरफ, ठीक है, इन्वायरमेंट पे वर्क करता है बाय एक्सपेंशन। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं वही पिस्टन वाली ही आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। हमने एक सिलेंडर लिया था, उसके ऊपर एक पिस्टन था। अब हमने अगर गैसेस पिस्टन को थोड़ा ऊपर किया, ठीक है, तो वो जो गैसेस है वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो अब जब पिस्टन ऊपर हुआ है तो ये जो सिस्टम है, जो हमारे पास आइडियल गैस है, सब्सटेंस है, उसने क्या किया है, उसने पिस्टन के ऊपर वर्क किया, यानी ऑन द इन्वायरमेंट वर्क किया। द हीट रिक्वायर्ड Q will be the heat necessary to change the internal energy of the substance from UF in the state U1 in the first state to U2 in the second state। तो अब हमारे पास जो सिस्टम की हीट होगी वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। अगर वो पहले U1 थी, सॉरी, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो U1 थी तो अब हमारे पास वो क्या हो जाएगी, अब वो हमारे पास चेंज होकर U2 पर चली जाएगी इन द सेकेंड स्टेट, प्लस द वर्क डन ऑन द इन्वायरमेंट। और जो काम इन्वायरमेंट पे हमारा जो सिस्टम है वो कर रहा है, उसके इक्वल हमारी जो हीट एनर्जी है वो उसकी इक्वल हो जाएगी। किसकी इक्वल हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी को हम इस तरह से लेंगे कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी,
ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको आप लोगों ने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हमारे पास जब न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें बहुत ज़रूरी होता है, बहुत यूज़फुल है। और I don't know how to draw this, but I can't do anything with this. Okay, it's not working. तो हम अपने ही काम की तरफ तवज्जो देते हैं, छोड़े। हाईलाइट में नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पर ये हाईलाइट का ऑप्शन देता नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें हमारे पास एक सिस्टम है। ये साइड पर आप जो ऑरेंज बॉक्स है इसमें देखें, ये सिस्टम है, सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है। अब हमने क्या कहा था कि जिस सिस्टम के अंदर हीट जाती है ना, हीट इन, इट विल बी पॉजिटिव, राइट। तो हमारे पास हीट जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर सिस्टम के अंदर से बाहर की तरफ हीट निकल रही है तो इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है। कल भी हमने यही बात डिस्कस की थी। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, इन्वायरमेंट जो है वो सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, तो हमारे पास वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम इन्वायरमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है कि जो हीट होती है, हीट एनर्जी होती है, वो इक्वल होती है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द एनवायरमेंट। Thus, change in internal energy delta U is equal to U2 minus U1 is defined as। तो हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम W को उधर भेज दें तो Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। सिंस इट इज द सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस कंसर्निंग द स्टेट। ओके, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये हर तरह के प्रोसेस के लिए सेम रहेगा। दिस वी कैन स्टेट दैट इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, अगर जो हीट जो है वो ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी हीट एडेड टू सिस्टम, दिस एनर्जी अपीयर एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हीट आप लोग ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर तो क्या होता है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, स्टोर्ड इन द सिस्टम। और वो जो इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है सिस्टम के अंदर, वो जो हीट ऐड हुई है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी? अब वो अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है, या ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। तो हमारी जो हीट आप लोग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सिस्टम में के अंदर किस तरह की फॉर्म में जाके चेंज हो जाती है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम कन्वर्जन पढ़ते हैं, हम रिलेशन पढ़ते हैं किसका, हीट का इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यही हम पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम थर्मोडायनेमिक एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारा जो हीट, हम जो सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, राइट। तो वो क्या हो रहा है कि वो हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, स्टोर्ड एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, और हमारे पास वो काम करवा रहा है किसके, किससे, सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर। तो हमारे पास हीट कन्वर्ट हो गई अभी किस चीज़ में, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की भी डेफिनेशन पर पूरी पूरी उतर रही है। और अभी के लिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब हम किसी सिस्टम के अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर हीट भेजते हैं, तो वो हीट अपीयर हो जाती है उस सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड वर्क डन ऑफ बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट और ऑन द सराउंडिंग। ओके, conservation principle, conservation principle, the underlying principle of first law of thermodynamics is the conservation of energy। ये जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ा है, ये फॉलो करता है किसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इट asserts that while energy can change from one form to another, अब ये हमें बता रहा है कि एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चली जाती है,
लेकिन एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है। सिर्फ वो उसको हम ना बना सकते हैं, ना ही हम उसे वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो चेंज हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, राइट। इट asserts that while energy can change from one form to another, ये हमें क्या बताती है? कि हमारे पास एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने सिस्टम को हीट दी, तो सिस्टम ने क्या करा? सिस्टम ने हीट को कन्वर्ट कर दिया इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में, है ना, और वर्क डन में। ऐसा ही हुआ है ना। तो अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। सच एज फ्रॉम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। जैसे हमारे पास एक, कोई बैटरी होती है या कुछ भी है, उसमें हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो ऐसा सिस्टम है जिसकी इन्वायरमेंट के साथ या इन्वायरमेंट की उसके साथ कोई लगत नहीं है, मतलब कोई उसका रिलेशन नहीं है। ओके, वाइडर एप्लीकेबिलिटी। ओके, बियॉन्ड मैकेनिकल सिस्टम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइज। अच्छा, ये कहाँ पर अप्लाई हो सकता है? तो क्या इसकी जो इसकी जो पता नहीं मुझे, थोड़ी में। अच्छा, ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? वेयर वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आप लोगों का ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन, सॉरी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप लोगों ने इसमें यही चीज़ लिखनी है कि मैकेनिकल सिस्टम से बाहर अगर हम देखें, बियॉन्ड द मैकेनिकल सिस्टम देखें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइज यूनिवर्सली टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेस। कि मैकेनिकल सिस्टम्स में ही सिर्फ ये अप्लाई नहीं होता, बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये यूनिवर्सल लॉ है। ये यूनिवर्सल लॉ है। ये किसी भी सिस्टम पर अप्लाई हो सकता है, किसी भी प्रोसेस में अप्लाई हो सकता है, इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें अप्लाई हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अप्लाई हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में अप्लाई हो सकता है। तो इट हैज़ अ वाइडर applicability. It provides a foundational understanding that allow scientists and engineer to predict and understand energy transformation in various contexts। तो हमें ये बहुत ही वाइडर जो है वो अपनी अ, ये मतलब बेस है। हम जब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं ना, तो उसकी ये बेस बन जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। The first law of thermodynamics expresses the law of conservation of energy by by affirming the by affirming that energy is conserved quantity in isolated system। तो हमारे पास अगर आप लोगों से आए पर उनके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप लोगों ने इसका ये आंसर लिख कर आना है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें भी सेम टू सेम इसके आप अगर डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, अगर एक ये लिखने के बाद आपने ये बताना है कि हमारे पास, चूँकि इसमें भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में तो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ये ना ही क्रिएट हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। तो यही चीज़ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता था, जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कह रहा है ना। तो हम कहेंगे कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सेम एज दैट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम जो है इसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंडिंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड विद इन सिस्टम विदाउट वायलेटिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, ये हमें फाउंडेशन देता है
कि किस तरह से एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, कोई भी फिजिक्स का प्रिंसिपल ब्रेक किए बगैर। ठीक है, दैट एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, ये कहता है कि एनर्जी ना ही तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ओके, A bicycle pump is a good example of first law of thermodynamics। अब इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। वो कहता है बाईसाइकिल का जो हमारे पास पंप होता है, ये एक गुड एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। व्हेन वी पंप ऑन द हैंडल, जब हम कभी आपके जो टायर है, साइकिल का टायर है, उसमें से हवा बाहर आ गया हो, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक पंप लेते थे। अभी तो इतना नहीं है उस तरह सा से, लेकिन अब जब चूंकि साइकिल भी तो कोई नहीं यूज़ करता है ना, तो क्या होता था। अच्छा, वैसे मोटरसाइकिल्स के भी होते हैं और गाड़ी का भी होता है ये सारा प्रोसेस तो, लेकिन अभी वो बाईसाइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या होता था कि हम एक पंप लेकर आते थे और उस पंप को हम उसके हैंडल को नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन रैपिडली करते थे, और क्या होता था, हमारा जो टायर है उसमें हवा भर जाती थी। ऐसे ही है ना। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, इन्होंने उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। व्हेन वी पंप ऑन द हैंडल, जब हम हैंडल के ऊपर पंप करते थे रैपिडली, तेजी से, इट बिकम हॉट, तो वो हॉट हो जाता है ड्यू टू मैकेनिकल वर्क, क्योंकि हम उस पर अपना मस्कुलर वर्क दे रहे हैं, मैकेनिकल वर्क दे रहे हैं उसको, डन ऑन द गैस, रेजिंग देयर बाय इट्स इंटरनल एनर्जी। अच्छा, जब हम उसको मैकेनिकल वर्क देंगे तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज, तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, इंटरनल एनर्जी में। वन सच सिंपल अरेंजमेंट इन द फिगर 6.6, इट कंसिस्ट ऑफ, अभी यहाँ पर भी एक दिखाया गया है, कुछ वाजे तो नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ bicycle pump with a blocked outlet. A thermocouple connected through the blocked outlet allows the air temperature to be monitored. हमारे पास एक थर्मोकपल जो है वो कनेक्ट किया गया है एक ब्लॉक्ड आउटलेट के साथ। ठीक है, एंड अलाउज द एयर टेम्परेचर टू बी मॉनिटर्ड। द thermocouple thermometers can detect a minute variation of the temperature। हमारे पास जो थर्मोमीटर है ना, वो थोड़ी सी भी वेरिएशन आती है ना टेम्परेचर के अंदर, थोड़ा सा भी चेंज आता है, क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे हैं ना टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आता है ना तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। वेन द, और ये थर्मोकपल जो थर्मामीटर लगाया गया है, ये लगाया भी इसीलिए गया है ताकि टेम्परेचर की वेरिएशंस को हम देख सकें विद द एनवायरनमेंट। व्हेन द पिस्टन इज रैपिडली पुश्ड, जब जैसे ही हमारे पास पिस्टन को रैपिडली पुश किया जाएगा, थर्मामीटर शो अ टेम्परेचर राइज। जब रैपिडली पुश करेंगे तो क्या करेंगे, हम मस्कुलर एनर्जी उसे देंगे ना। हम उसे क्या दे रहे हैं, अपनी मालिक्यूलर एनर्जी दे रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी दे रहे हैं। मस्कुलर एनर्जी देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देन थर्मोमीटर शोज अ टेम्परेचर राइज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर। द पुश फोर्स वर्क डन ऑन द एयर। अब जब हम उसे पुश कर रहे हैं तो वो एयर पर काम हम कर रहे हैं, thereby increasing its internal energy which is shown by increase in temperature of the air। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो किस फॉर्म में हमें शो हुई है थर्मोकपल के केस में, बाय इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। तो आप लोगों ने एक एग्जांपल देनी है, बेशक वो बाईसाइकिल की दे दें आप। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, हाँ, ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास। Also provide an example of energy conservation. Human beings and other animals do work when they walk, run or move। जब भी हम इंसान या जानवर चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास हम काम करते हैं, हम कहते हैं हमने काम कर लिया। वर्क रिक्वायर्स एनर्जी, लेकिन वर्क को तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। Energy is also needed for growth, to make new cells and to replace old cells that have died।
अच्छा, एनर्जी एक और चीज़ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, एनर्जी वर्क के लिए ज़रूरी है एक तो। एक और चीज़ है जिसके लिए एनर्जी ज़रूरी है, एंड दैट इज़ फॉर मेकिंग आवर सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी जो है ना, वो डेड सेल्स को तोड़ फोड़ के ज़ाया कर देती है, वेस्ट कर देती है। अब उनकी जगह न्यू सेल्स बनेंगे, राइट? तो वो न्यू सेल्स जब बनेंगे तो उनको एनर्जी की ज़रूरत है ना? एनर्जी ट्रांसफरिंग process that occur within an organism are named as metabolism। ये जो एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं बाय फूड, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज heat is equal to internal energy plus work done, but internal energy is equal to Q minus W to an organism of the human body। हम अगर इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें ह्यूमन बॉडी पर, वर्क डन विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब जो वर्क डन है ना, वो क्या होगा, वो इसमें कमी लाएगा इंटरनल एनर्जी में, है ना? वो डिक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को। Consequently, because work done is negative, the body temperature or in other words internal energy is maintained by food we eat। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसके नतीजे में क्या होता है, जब हम काम करते हैं ना, तो इसके नतीजे में ये होता है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो मेंटेन रहती है। अगर मैं खा खा पी कर बैठ जाऊँ ना, तो क्या होगा, वो एनर्जी जो है वो मुझे मोटा करती जाएगी। ठीक है, वो मेरी बॉडी को जो है ना वो लेज़ी करेगी, उससे मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरी सेहत पर इफेक्ट पड़ेगा। मेरी इंटरनल एनर्जी मैनेज नहीं रहेगी जब तक मैं अपनी बॉडी से काम नहीं लेती। तो मुझे अगर अपनी इंटरनल एनर्जी के लेवल को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, तो उसके लिए अगर मैंने कुछ खाया है, कुछ मैंने पिया है, तो उसके लिए मुझे उसके अगेंस्ट वर्क भी करना है। खा पी के बैठ नहीं जाना है। ठीक है, तो काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी इंटरनल एनर्जी को मेंटेन रखना चाहते हैं, राइट? तो इससे भी ये जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है ना, ये भी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही वर्क करता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जो हमारी सेहत पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इंटरनल एनर्जी मेंटेन ही नहीं रहेगी। जब मेंटेन नहीं रहेगी तो फिर हम बीमारियों में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, these are the okay, these are very simple and important topics as well। तो हम इंशाल्लाह इनको कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई सवाल भी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।